नमस्कार। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दफनाए गए दोनों बच्चों के शव निकाल करवाया पोस्टमार्टम। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड ने किया शवों का पोस्टमार्टम। पौधरोपण कर मनाई गई राजकीय कॉलेज की स्थापना दिवस की 11वीं वर्षगांठ। हॉकी ग्राउंड में घास लगाने के कार्य की शुरुआत। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ करवाए हस्ताक्षर। कांग्रेस के महाअभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान संपन्न। पिता ने 2 नाबालिग बेटियों को 2 लाख में बेचा। खरीदने वालों ने किया देश शोषण। न्याय की गुहार लेकर दोनों बेटियों के साथ एसपी के पास पहुंची मां। अब खबरें विस्तार से। गंदे पानी के नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत के मामले की जांच में टाउन पुलिस जुट गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को पुलिस ने टाउन की कल्याण भूमि में दफनाए गए दोनों बच्चों राजन और देवदास के शवों को निकलवा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए नायब तहसीलदार की मौजूदगी में हुई। इस दौरान टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ व जांच अधिकारी संजू रानी सहित अन्य पुलिस अधिकारी व मृतक बच्चों के परिजन मौजूद रहे। मौके पर ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद पुलिस ने दोनों शवों को वापस दफना दिया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ और जांच अधिकारी संजू रानी सहित अन्य पुलिस अधिकारी व मृतक बच्चों के परिजन भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान जांच अधिकारी एसआई संजू रानी ने बताया कि दोनों बच्चों की मौत 7 जुलाई को गंदे पानी के नाले में डूबने से हुई थी। 8 जुलाई को परिजनों ने बिना कोई पुलिस कार्रवाई करवाए शवों को कल्याण भूमि में दफना दिया था। शव दफनाने के 2 दिन बाद 10 जुलाई को परिजनों की ओर से टाउन पुलिस थाना में आईपीसी के तहत मामला दर्ज करवाया गया। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गुरुवार को कल्याण भूमि में दफनाए गए दोनों बच्चों के शवों को निकलवा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। गौरतलब रहे कि 7 जुलाई को राजन व देवदास बरकत कॉलोनी के पास खेलते खेलते हाल ही में गंदे पानी की निकासी के लिए बने नाले में गिर गए थे और पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई थी। घटना के 3 दिन बाद बबलू दास पुत्र राजकुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि 7 जुलाई को उसका बेटा राजन अपने ताऊ के बेटे देव के साथ खेल रहा था। घर के नजदीकी नगर परिषद की ओर से करीब 8 फीट गहरा गंदे पानी का नाला बनाया गया है, लेकिन नगर परिषद अधिकारियों के लापरवाहीपूर्ण कृत्य के कारण नाला ढका नहीं गया, जो गंदे पानी से भरा हुआ था। दोनों बच्चे खेलते खेलते खुले पड़े गंदे पानी के नाले में गिर गए और डूबने से दोनों की मौके पर मौत हो गई। जेसीबी की सहायता से गंदे पानी के नाले से बच्चों की तलाश की गई तो तलाशी के दौरान दोनों बच्चे सिल्ट में धंसे हुए मिले, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने नगर परिषद सभापति, आयुक्त, अधिशासी अभियंता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 7/7/2021 को बरकत कॉलोनी के अंदर नाले में गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई थी और 8 तारीख को उनको यहाँ कल्याण भूमि में दफनाया गया था। उस समय परिजनों के द्वारा जो है कोई कार्रवाई जो है पुलिस कार्रवाई नहीं करवाई गई थी और अब 10 तारीख को परिजनों की तरफ से ये टाउन थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया गया धारा 304 में और उसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज जो है यहाँ पर कल्याण भूमि में उक्त दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया और मजिस्ट्रेट साहब भी मौका पर मौजूद रहे और एसएचओ टाउन भी यहीं थे। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय का 11वां स्थापना दिवस गुरुवार को पौधरोपण कर मनाया गया। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम के साथ ही कॉलेज में 1 से 15 जुलाई तक मनाए गए पौधरोपण पखवाड़े का भी समापन समारोह हुआ। पौधरोपण पखवाड़े के अंतर्गत कॉलेज परिसर में करीब 1000 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर नथमल डिडेल, विशिष्ट अतिथि सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई थी। अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भांबू ने की। इस दौरान अतिथियों की ओर से हॉकी ग्राउंड में घास लगाने के कार्य की भी शुरुआत की गई। इसके बाद कॉलेज परिसर में पौधरोपण किया गया। कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि पखवाड़े के दौरान महाविद्यालय प्रांगण में इतनी संख्या में वृक्षारोपण करना कॉलेज प्राचार्य सहित पूरे स्टाफ का पर्यावरण के प्रति निष्ठा को दर्शाता है, क्योंकि कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन की महत्ता को अच्छी तरह से बतलाया है। ये बात जरूरी है कि कोरोना संक्रमित गंभीर रोगी को मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, लेकिन पर्यावरण के प्रति हमारा जो दायित्व बनता है, अगर हमने ठीक से अपनी जिम्मेदारी को समझा तो आने वाले समय में पर्यावरण का पतन नहीं होगा। जिला कलेक्टर ने कॉलेज के स्थापना दिवस की समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए शुभकामना देते हुए कहा कि स्कूलिंग के बाद कॉलेज की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो व्यक्ति का करियर बनाने के लिए सहायक होती है।
आज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। महाविद्यालय के द्वारा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये वृक्षारोपण का पखवाड़ा मनाया गया और लगभग 1000 पौधे रोपण का इन्होंने लक्ष्य लिया था, जो आज शाम तक ये पूरा कर देंगे। इस महाविद्यालय के प्रांगण में इतना अधिक वृक्षारोपण करना यहाँ के प्रिंसिपल और सभी स्टाफ का पर्यावरण के प्रति डेडिकेशन को दर्शाता है। और जैसा मैंने पूर्व में भी अलग अलग आयोजनों पे कहा है कि इस कोरोना काल ने हमें ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस को बतलाया है। वो बात ज़रूर है कि वो मेडिकल ऑक्सीजन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पर्यावरण के प्रति जो हमारा दायित्व बनता है, वो अगर हमने सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझा होता तो आने वाले समय में भी पर्यावरण का डिग्रेडेशन नहीं होगा और जो हमारा योगदान बन सकता है वो हमें करना चाहिए। इसी के मद्देनज़र ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आज शुभ अवसर भी है कि जब इस महाविद्यालय का स्थापना दिवस है 15 जुलाई, जब इसका सरकारीकरण हुआ था। और मैं यहाँ के प्रिंसिपल और समस्त स्टाफ और स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और फैकल्टी से, प्रिंसिपल से, सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि स्कूलिंग के बाद कॉलेज एजुकेशन एक इतनी महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो व्यक्ति का करियर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप सब लोग डेडिकेशन के साथ में जो एक अध्ययन का माहौल होना चाहिए कॉलेज में, उसको बनाएं। कलेक्टर डीडीएल ने हाल ही में जारी आरएएस के परिणाम का जिक्र करते हुए कहा कि हनुमानगढ़ जिले से भी कई होनहार प्रतिभाओं ने जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि राजकीय कॉलेजों में विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे अध्ययन के लिए आते हैं, इसलिए फैकल्टी की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इन बच्चों को अच्छा वातावरण दें, इन्हें अच्छे से गाइड करें। उन्होंने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे हैं। राजस्थान में हनुमानगढ़ के अलावा सीकर व झुंझुनू में शुरुआत में ही लिंगानुपात बेहतर रहा। यहाँ के लोगों की सोच भी प्रोग्रेसिव रही। बेटों के समान बेटियों को भी अच्छे संस्थानों में उच्च शिक्षा भी दिलवाई जा रही है। उनका मानना है कि इस परंपरा को आगे भी बनाए रखा जाएगा और समाज ने जो स्थान बेटियों को दिया है, बेटियों ने परीक्षा परिणामों में जो परचम लहराया है, उससे यह साबित होता है कि भगवान ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है। और जैसा आपने कल परसों भी देखा कि लेटेस्ट आरएस का जो रिजल्ट निकला उसमें हनुमानगढ़ की होनहार प्रतिभाओं ने नाम किया है। और राजकीय कॉलेजों में स्पेशली गरीब बच्चे आते हैं, गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं, तो हम सब की ड्यूटी और अच्छी और अधिक बन जाती है और अधिक हमारा इम्पोर्टेंस हो जाता है कि हम इन बच्चों को अच्छा गाइड करें, अच्छा वातावरण दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बेटियों के सबसे ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आए हैं इसमें अंदर, क्या कहना चाहेंगे? बेटियों का देखिए, राजस्थान में सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, यहाँ शुरुआत से ही कल्चर रही है कि यहाँ का लिंगानुपात भी अच्छा रहा है, लोगों की बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच रही है और बेटों के समान बेटियों को भी उच्च शिक्षा भी दिलवाई है और अच्छे अच्छे संस्थानों में शिक्षा दिलवाई है। तो मेरा ये मानना है कि इस परंपरा को हम आगे भी बनाए रखेंगे और समाज ने जो बेटियों को स्थान दिया है, प्लस जो रिजल्ट में बेटियों ने परचम लहराया है, उससे ये साबित होता है कि भगवान ने सबको बराबर दिमाग दिया है। हम उनको अलग अच्छा वातावरण प्रदान करें तो वो रिजल्ट ज़रूर देते हैं। मैं जिला प्रशासन की विभिन्न स्कीम्स, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी प्रमुख है, विभिन्न विभागों के समन्वय से हम ये प्रयास करेंगे कि जिले में और अधिक अनुकूल वातावरण बने और हम आदर्श स्थिति की ओर बढ़ें। कलेक्टर ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित सरकार की कई योजनाएं प्रमुख हैं। वहीं पीआरओ सुरेश बिश्नोई ने कहा कि वर्तमान में मानसून सत्र चल रहा है, इसलिए कलेक्टर की सोच के अनुसार जहां भी जगह मिले वहां अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं। वर्तमान में सरकार की ओर से घर घर औषधि योजना भी चलाई जा रही है। मानसून सत्र में लोग इस योजना का भरपूर लाभ उठा जिले को हरा भरा करने के सपने को साकार करें। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भांबू ने बताया कि आज ही के दिन 15 जुलाई 2010 को इस महाविद्यालय का सरकारीकरण किया गया था। इस उपलक्ष्य में कॉलेज प्रशासन की ओर से 1 से 15 जुलाई तक पौधारोपण पखवाड़ा चलाकर 1000 पौधों का रोपण कॉलेज परिसर में किया गया है। सबसे पहले तो मैं एनएमपीजी कॉलेज की स्थापना दिवस पर सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज ही के दिन 15 जुलाई को एनएमपीजी कॉलेज का सरकारीकरण किया गया था। इस अवसर पर कॉलेज प्रशासन की ओर से 1 से 15 जुलाई तक 1000 पौधों का यहाँ रोपण किया गया है। आज इसका समापन समारोह था, साथ ही कॉलेज का स्थापना दिवस भी था, तो इसको लेकर जिला कलेक्टर के मुख्य आतिथ्य में यहाँ पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हम सभी ने इसमें हिस्सा लिया। मैं
सभी जिले वासियों से जिस तरह से कलेक्टर साहब हर प्रोग्राम में, हर बैठक में लगभग वो कहते हैं कि अभी जो मानसून जो सत्र चल रहा है उसमें जहां भी जिसको भी जहां भी जगह मिले घर में, सरकारी संस्थानों में अधिक से अधिक पौधारोपण करें। और अभी सरकार की एक घर घर औषधि योजना भी चल रही है जिसमें 4 औषधीय पौधे जिले की जो आधी पॉपुलेशन को है इस साल मिलेगी, आधी पॉपुलेशन को अगले साल ये चार प्रजाति के 8 पौधे मिलेंगे और तीसरे साल सभी लोगों को ये पौधे वितरण किए जाएंगे औषधियों के। तो मानसून सत्र में इसका भरपूर यूज करते हुए मैं समझता हूँ कि अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए। और मैं एक बार फिर एनएमपीजी कॉलेज की स्थापना दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय का सरकारी, इस महाविद्यालय का सरकारी क्रम 15 जुलाई 2010 को हुआ था। तो आज 11वीं वर्षगांठ है इसकी। इस वर्षगांठ के अवसर पर हमने कलेक्टर महोदय के आतिथ्य में आज एक हॉकी ग्राउंड का हमने घास लगा करके इसको शुभारंभ किया है। और वृक्षारोपण का जो हमने 1 तारीख से 15 तारीख तक का हम पखवाड़ा मना रहे थे, तो 15 तारीख उसका अंतिम दिन है। आज हम 1000 पौधों का लक्ष्य हम प्राप्त कर देंगे। तो उस समापन समारोह में भी हमने हमारा आतिथ्य मिला हमारे को जिला कलेक्टर महोदय का, जो कि काफी एक्टिव है और निरंतर अपना हर समय पब्लिक को अपना समय देते हैं। तो निश्चित रूप से उनके आतिथ्य में हमने आज ये हमारा जो 1000 पौधों को लगाने का लक्ष्य था उसको हम प्राप्त कर। टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय को स्थायी मान्यता दिलाने की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से आंदोलनरत छात्रों का प्रतिनिधिमंडल निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चाहर के नेतृत्व में गुरुवार को कलेक्टर नथमल डिडेल से मिला और ज्ञापन सौंपा। अब क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ने फार्म निकाले, परीक्षा फार्म 25 तारीख को फार्म निकाले। हम यहाँ प्राचार्य साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों में आपको फार्म भरे जाएंगे। 30 तारीख लास्ट थी, फिर दोबारा गए, उन्होंने कहा 1-2 दिनों में भरे जाएंगे। फिर यूनिवर्सिटी ने दया दिखाते हुए 5 तारीख कर दी लास्ट। हम दोबारा गए, उन्होंने कहा 1-2 दिनों में भराए जाएंगे। अब तारीख पे तारीख मिल रही है, बच्चों के फार्म नहीं भरे जा रहे। 400 बच्चों का भविष्य अदर में। स्थायी एफिलेशन तो दूर की बात है, स्थायी मैनेजमेंट ही नहीं है। कार्यवाही अध्यक्ष है, उनको हमारे पास बात करने उनके समय नहीं। मैं तो स्थायी हूँ भाई, वो जवाब है भाई। तो स्थायी हो तो मुझको छोड़ देना चाहिए। अगर थाने बात करने का टाइम नहीं है तो थाने निवेदन है, सीरियस लियो। 400 टाबरंग वो भविष्य का सवाल है। पहले तो मैंने स्थायी अध्यक्ष दे दो, स्थायी एफिलेशन तो चलो बठू लेनी है, अध्यक्ष तो ये देश क्या खुद तो थे ना। गौर करिए, एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के लिए मैंने भेजा है, कमिश्नर साहब से बात भी हुई थी। हाँ जी, कलेक्टर साहब से मिले हैं, हमने मैनेजमेंट से नहरें निकाल ली है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर ली कि हमारे साथ बात कर लो एक बार भी, क्या चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, एफिलेशन क्यों नहीं हो रही। प्राचार्य साहब के माध्यम से हमने उनसे कहा तो उनके पास समय नहीं था। तो आज हम कलेक्टर साहब से पास मिले हैं, हमने इनसे निवेदन किया है कि स्थायी एफिलेशन तो आगे की बात, अभी हमारे पास स्थायी मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, किससे बात करें, कोई जिम्मेवारी नहीं है, कार्यवाही का है। तो सबसे पहले उनके चुनाव करवाए जाएँ, अन्यथा चुनाव नहीं करवाए जाते हैं तो इसको प्रशासन को सौंपा जाए, प्रशासन इसका अपने हाथ में ले ले। कांग्रेस पार्टी का पेट्रोल, डीजल व खाद्य वस्तुओं के दामों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ महाअभियान लगातार जारी है। 7 से 17 जुलाई तक चलाए जा रहे महाअभियान की कड़ी में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से टाउन में मेगा हाईवे पर गांव कोहला के नजदीक स्थित यादव पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल भरवाने आने वाले वाहन चालकों से हस्ताक्षर भी करवाए। महाअभियान के तहत गुरुवार को हस्ताक्षर अभियान का समापन हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महाअभियान की कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जिला स्तर पर साइकिल, ऊंट गाड़ी पर सवार होकर तथा पैदल मार्च निकाल बढ़ाई जा रही पेट्रोल, डीजल व खाद्य सामग्री की कीमतें कम करने की मांग की जाएगी। जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को टाउन की धान मंडी में सुबह 9 बजे ऊंट गाड़ी व साइकिल पर मार्च निकाला जाएगा। मार्च कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के सामने स्थित शेड से रवाना होगा। ये रैली टाउन के मुख्य बाजारों से होते हुए भारत माता चौक के नजदीक स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचेगी। यहां रैली का समापन होगा। गुरुवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष दादरी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम अनुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में 7 जुलाई से 17 जुलाई तक पेट्रोल, डीजल व खाद्य पदार्थों की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के खिलाफ महाअभियान चलाया जा रहा है। हस्ताक्षर अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
मोदी सरकार के द्वारा दिन प्रतिदिन देश के अंदर पेट्रोल डीजल के भाव में महंगे होते जा रहे हैं, जिसके कारण हर चीज में महंगाई हो रही है। इसी के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन करी है। इसी को देखते हुए हनुमानगढ़ कांग्रेस की तरफ से आज कोला के पास यादव पेट्रोल पंप के ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। और कल भी कांग्रेस पार्टी का टाउन दान मंडी से साइकिल मार्च निकाला जाएगा, ऊंट गाड़े और साइकिल के साथ, ताकि लोगों में मैसेज जाए, लोगों को पता चले और जनता अब धीरे धीरे इस महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रही है, एकजुट हो रही है। अनचाहे नवजात शिशुओं को नालियों, झाड़ियों और असुरक्षित स्थानों पर फेंकने से बचाने के लिए राज्य सरकार ने आश्रय योजना शुरू की हुई है। योजना के तहत पालना स्थल पर छोड़े गए नवजातों को न केवल सुरक्षा मिलेगी बल्कि समुचित उपचार, पालन पोषण भी होगा। ये बात सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कही। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि गत दिनों नोहर के गांव नथवानिया में एक नवजात शिशु को मंदिर के बाहर कोई अज्ञात व्यक्ति छोड़कर चला गया। आमजन ने उसे संभाला और टाउन स्थित जिला अस्पताल में एसएनसीयू में भर्ती करवाया। नवजात शिशु को उस समय बुखार था और उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे संभाला और स्वास्थ्य उपचार दिया। अब वह नवजात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बताया कि लोग छोटे व अनचाहे बच्चों को झाड़ियों, नालियों, कचरा पात्रों या असुरक्षित स्थानों पर फेंक देते हैं। ऐसे में कई बच्चों को कीड़े मकोड़े या जानवर नोच डालते हैं। ऐसे नवजात शिशु को बचाने के लिए राज्य सरकार ने आश्रय योजना शुरू की गई है। योजना के तहत जिला अस्पताल के एमसीएच वार्ड के बाहर पालना स्थल का बोर्ड लगा है। इसके पीछे ही बच्चों के लिए पालना भी बना हुआ है। यहाँ आमजन के लिए संदेश भी चस्पा किया हुआ है, पालना स्थल फेंको नहीं, हमें दो। इस योजना की थीम भी यही है कि किसी भी नवजात को झाड़ियों या नालियों में फेंकने के बजाय पालना स्थल में छोड़ दिया जाए, जिससे अनचाहे नवजात बच्चों की जान बचाई जा सके। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि आश्रय स्थल में नवजात शिशु को रखे जाने के 2 मिनट बाद घंटी बजेगी, जिसके बाद अस्पताल स्टाफ जाकर नवजात शिशु को संभाल लेगा। शिशु को पालना स्थल में रखने वालों की पहचान भी गुप्त रखी जाती है। इससे जहां नवजात के प्राणों की रक्षा होगी, वहीं उनके पालन पोषण की भी उचित व्यवस्था होगी। पालना गृह जैसे जिला अस्पताल में हमने पालना गृह रखा हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति जो नवजात शिशु जो रखना नहीं चाहता है, कोई किसी तरीके से अनवांटेड बेबी होते हैं जो जिनको लोग झाड़ियों में इधर उधर फेंक देते हैं, तो उन लोगों से यही अपील है आमजन से कि बच्चों को, कोई नवजात शिशु को इधर उधर ना फेंके। जिला अस्पताल में पालना गृह बनाए हुए है, उसमें पालना गृह में छोड़कर जा सकते हैं, उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाती है, तो ताकि हमारा उद्देश्य यही है कि जो नवजात शिशु है उसका जीवन बचाया जा सके। नथवानिया में एक बच्चा हमें मिला था, तो अब वो नथवानिया से बच्चा या जिला अस्पताल में आया था, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ है। इस तरह की घटनाएं ना हो, इसलिए हम थोड़ा जागरूकता ये देना चाहते हैं कि अगर बच्चे को आप अनवांटेड बच्चा है, आप बच्चे को नहीं रखना चाहते, तो पालना गृह में आप छोड़ के चले जाएं। बाकी सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको किस तरीके से आगे बड़ा करना है, उसको बचाना है। 15 में 13 साल की 2 बहनों को उसी के पिता की ओर से 2 लाख रुपए में बेचकर पहले से शादीशुदा 2 भाइयों के साथ जबरन शादी करवाने और शादी करने वाले भाइयों के साथ उनके परिवार व अन्य लोगों की ओर से दोनों बहनों का अधिक शोषण करने का सनसनीखेज मामला भी सामने आया है। गुरुवार को इन दोनों नाबालिग बेटियों के साथ उनकी मां न्याय दिलाने की गुहार लेकर एसपी के पास पहुंची। इस दौरान बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, पूर्व अध्यक्ष जोधा सिंह, समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा भी मौजूद थे। अपनी बेटियों के साथ एसपी के पास पहुंची महिला ने बताया कि उसके पति ने करीब 7 साल पहले मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। वह 15 व 13 वर्षीय बेटियों के साथ अपने पीहर रहने लगी। करीब 4 साल पहले उसका पति उसकी दोनों बेटियों को जबरन छीनकर अपने साथ ले गया। तब उसने यह सोचकर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करवाई कि उसकी बेटियां अपने पिता के पास सुरक्षित हैं। लेकिन अब करीब 1 माह पहले उसके भाई ने बताया कि उसके पति ने उसकी दोनों नाबालिग बेटियों को शीला बावरी, मोहननाथ, बर्फी बावरी आदि के साथ मिलकर फरवरी में डूंगरगढ़ तहसील के गांव कालूवाला बास निवासी 2 भाइयों पालाराम व मकड़ाराम को 2 लाख रुपए में बेच दिया। इस पर वह अपनी माता के साथ मकड़ाराम के गांव गई तो उन्होंने उसकी बेटियों से मिलने नहीं दिया। मकड़ाराम ने कहा कि उन्होंने उसके पति शीला बावरी व मोहननाथ को 2 लाख रुपए देकर दोनों लड़कियों को खरीदा है। इसकी सूचना उसने रावतसर एसडीएम को देकर वारंट जारी करवा अपनी दोनों बेटियों को मकड़ाराम आदि के कब्जे से बरामद किया। रावतसर एसडीएम की ओर से दोनों बेटियां उसके संरक्षण में दे दी गई।
जब उसने दोनों बेटियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसके पिता व दादा के भाई बर्फी बावरी, मोहननाथ, शीला देवी बावरी ने बांगासर गांव में मकड़ाराम व पालाराम को बुलाकर दोनों बहनों को दिखाया और रिश्ते की बात की। इसके कुछ दिन बाद फरवरी में शीला बावरी व मोहननाथ गांव में आए और दोनों बहनों को शादी के लिए तैयार होने को कहा, लेकिन नाबालिग बहनों ने शादी करने से मना कर दिया। तब लड़कियों के पिता के साथ मिलकर दोनों बहनों के साथ मारपीट की और जबरदस्ती दोनों बहनों की शादी करवा दी। वहां जाने पर पता चला कि पालाराम व मकड़ाराम ने पहले से ही दो शादियां कर रखी हैं। वहां इनके पिता हनुमान भी मौजूद था। उस रात दोनों ने दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म किया। लगातार 15 दिन तक पालाराम व मकड़ाराम ने उनके साथ दुष्कर्म किया और किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उनके साथ ही उनके बड़े भाई ने भी दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद पालाराम ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद पालाराम के बड़े भाई पांडुराम ने उसकी बड़ी बेटी के साथ गलत काम किया। पालाराम की मौत के बाद हनुमान वगैरह ने उसकी बड़ी बेटी को रिश्तेदारी में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भेजकर रुपए पूरे करने की बात कही। दोनों नाबालिग लड़कियों की मां ने एसपी को बताया कि इस दौरान उसे अपनी बेटियों को बेचने का पता चला तो उसने रावतसर उपखंड अधिकारी के जरिए वारंट जारी करवाया। जब उसकी दोनों बेटियों को रावतसर लाया जा रहा था तो पुलिस थाना पहुंचने से ही उसकी दोनों बेटियों को रास्ते में उतारकर चक 91 आरडी में शीला बावरी के घर ले जाकर डराया धमकाया गया कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ बयान दिए तो उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें रावतसर एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। यहां से उन्हें सखी केंद्र हनुमानगढ़ भिजवा दिया गया। इसके बाद उसकी दोनों पुत्रियों को न्यायालय के आदेशानुसार उसकी अभिरक्षा में सौंप दिया गया। उसकी छोटी बेटी 5 माह की गर्भवती है। महिला के अनुसार शीला बावरी व मोहननाथ के खिलाफ पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में कई पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज हैं। ये दोनों चोरी के मामलों में कई बार जेल जा चुके हैं। शीला बावरी अब भी उसकी बेटियों को बेचना चाहती है। उसे डर है कि आरोपी उसकी बेटियों को उठाकर ले जा सकते हैं। दोनों बेटियों की मां ने एसपी से गुहार लगाई कि बेटियों को बेचने वाले उसके पति सहित अन्य उनकी जबरन शादी कर देह शोषण करवाने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बाप ने आप मेरी लड़कियां को जाकर बांगासर स्कूल अपने 14 तक बीपीएम पढ़ गई। एक तो 12 साल की है, एक 14 साल की है। बने धक्काऊ गाल के ले गयो, मत घरे ही को नहीं मत आयडी था पड़े हो को भाई छोरिया ने गाल ले गयो। जब फिर मैं इन्ने बिना कई जगह कहो जद का बेला बिना टब्बर है ले जान दो कोई बात नहीं बिंगो के फिर मैं गई को नहीं बैठे। फिर अब 4 साल पहली तो हाथों ले गए और अब 5 महीना हो गया आगे बेच दी। एक तो बर्फी है, एक मोहननाथ है, एक शिल्ला है, एक रामकुआर है। 2 लाख रुपया ले लिया। छोटकी छोरी के 5 महीना में बच्चों नालो। अब मैंने तो ठा पानी के कितना जना सब गलत काम करे हो कितना ना करे हो। अभी बात को तो मन ठा को नहीं। मन तो मेरे भाई बतायो 15 दिन पहली तक भाई तेरी छोरियां बेच दी। जब फिर मैं गई, मैं मेरी मम्मी गई, जब बैठे मन ना तो मिलन दिया ना कोई बात। मैं रात नहीं पक्षी आ गई। फिर 18 में एसडीएम कोर्ट में केस कर गया जब मंगाया। वहीं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि गुरुवार को यह मामला समिति के संज्ञान में आया। इस मामले की जांच के लिए वे पीड़ित बच्चियों और उसकी माता के साथ एसपी से मिले हैं। इन्हें न्याय दिलाने के लिए गैंगरेप व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी। हमारे संज्ञान में एक मामला आया है जो एक संतोष नामक महिला ने बताया कि उसकी 2 बच्चियां हैं जो नाबालिग हैं। उनको बांगासर से उनके पति द्वारा बेच दिया गया था 91 आरडी में। उसके बाद उनका जो डूंगरगढ़ बेच दिया गया और 91 आरडी में उनकी शादी की गई फरवरी माह में। उसके बाद उन लड़कियों को अन्यत्र ले जाया गया और लड़कियों का जो बच्चियों का कहना है कि उनके साथ अलग अलग लोगों ने दुष्कर्म किया है। तो इस मामले की जांच के लिए हम एसपी ऑफिस खुद एसपी मैडम से अब मिलेंगे इनके साथ और इनको न्याय दिलाने के लिए हम अभी बात करेंगे। आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में पीएचडी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।
पूरे शहर को जो है वो जलदाय विभाग द्वारा इन गंदे नाले और नालियों का पानी मिक्स करके पिलाया जा रहा है। लगभग 2-2.5 महीने से हनुमानगढ़ टाउन में ओवरब्रिज से लेकर के और कल्याण भूमि के ओवरहेड टैंक तक जगह जगह लीकेज है। उन लीकेज की कोई सुध नहीं ली जा रही है। आज हालात ये है कि उस पानी पे काई जमी हुई है। प्रशासन के जिन अधिकारियों के नंबर सार्वजनिक किए गए हैं वो नंबर स्विच ऑफ आते हैं। इनके उपखंड कार्यालय टाउन का जो बेसिक नंबर है उसको कभी भी आप फ़ोन करो वो काम करता ही नहीं है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और जनता की पीड़ा ये कि जनता किसके पास पहुँचे। आखिर आज जो है क्योंकि हमारी पार्टी जनता के लिए काम करती है, जनता के लिए संघर्ष करना हमारा दायित्व है। इसी संदर्भ को लेकर के आज हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं और उन्हें ज्ञापन दिया है कि 15 दिन में इस समस्या को जो है सॉल्व आउट कराएँ, अन्यथा 15 दिन के बाद इसी अधीक्षण अभियंता कार्यालय का जो जन घेराव किया जाएगा, किसी पार्टी के द्वारा नहीं बल्कि आम जनता के द्वारा। क्योंकि यदि ये पानी पीने से हैजा फैलता है या पेचिश रोग फैलता है या डिप्थीरिया की समस्या पैदा होती है तो न केवल जलदाय विभाग के लिए बल्कि स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि ये हनुमानगढ़ टाउन में कोई लीकेज की समस्या थी जिसमें आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और अध्यक्ष वगैरह ये आए थे और संबंधित सहायक अभियंता से इनको कुछ नाराज़गी थी कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में उनके जो भी इन्होंने ज्ञापन में दिया, जो बिंदु उठाए गए हैं, इन पर तुरंत कार्रवाई करके सहायक अभियंता को इनको सबको पाबंद किया जाएगा कि वो आम पब्लिक की बात तुरंत प्रभाव से जो भी समस्या आती है उसका समाधान करके और इस कार्यालय को रिपोर्ट देवें और भविष्य में कभी भी इस तरीके की जैसे भी कोई लीकेज की कोई समस्या आती है तो उस लीकेज को तुरंत समाधान करते हुए आम जन को वो लाभ पहुंचा सके ताकि उनको राहत मिल सके। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई की अध्यक्षता में गुरुवार को गोगा मीटिंग में हुई। मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष व बीकानेर संगठन प्रभारी माधुराम चौधरी ने हनुमानगढ़ जिले की संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार साल भर से क्वारंटाइन है। मंत्री और विधायक न तो जनता से मिल रहे हैं और न ही क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि टीके लोगों ने ये कहा, किसी ने ये कहा कि मोदी जी खुद लगवाओगे, अगर टीके लगवाओगे तो 6 महीने में मर जाओगे। मतलब ऐसी अनगढ़ बातें और अनगढ़ बातें उस समय की गई जब भारत के ऊपर बहुत बड़ा संकट था। उस समय जब अपने को आने वाली सेकंड लहर से बचना था, लोगों को उसमें अपनी जिंदगियां बचानी थी, उस लहर में उन्होंने संगठनात्मक बैठक निरंतर क्रम में होती रहती है। हनुमानगढ़ की जिले की पूरी बैठक गोगामेडी में थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष की भूमिका में किस प्रकार मजबूती से कार्य कर सकती है उसके बारे में चर्चा हुई। साथ में कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं और जिनके कारण आज महिलाओं पर अत्याचार, प्रदेश का अत्याचार बढ़ रहा है, किसानों के जो ऋण माफी की बात थी वो भी नहीं कर पाई, युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं कर पाई है, उसके बारे में चर्चा की गई और आगे आने वाले समय में उसमें बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक आज इस गोगामेडी में इस पवन धरा पर हुई। बैठक में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माधुराम जी चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी और जिला संगठन प्रभारी विजय जी आचार्य और हमारे जिले के सभी कार्य समिति के सदस्य जिसमें विधायक, पूर्व मंत्री, जनप्रतिनिधिगण और सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज की इस बैठक में जो इस वैश्विक महामारी कोरोना में जो हमारी केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इस जनता के जीवन बचाने के लिए जो प्रयास किए उनके लिए भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने उनको अभिनंदन किया। राजस्थान रोडवेज की चालक व परिचालक ने पंजाब के भटिंडा की एक नाबालिग लड़की को उसके परिजनों तक सकुशल पहुंचा मानवता का परिचय दिया है। जिले के नागरिकों को स्वच्छ व सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चिकित्सा विभाग ने जिले में होटल व रेस्टोरेंट द्वारा दी जा रही खाद्य सामग्री और सेवाओं की जाँच की। इसके तहत आज टाउन जंक्शन रोड के मध्य स्थित होटल ग्रैंड इन पर चिकित्सा विभाग की टीम ने व्यवस्थाओं की जाँच की। टीम ने होटल की सफाई व्यवस्था, भोजन तैयार करने का स्थान, इस्तेमाल में लाई जा रही सब्जियां, खाद्य सामग्री, तेल आदि व्यवस्थाओं की जांच की। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से मिलावटी खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए अब होटल व रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया जाएगा। इसी के तहत आज हनुमानगढ़ स्थित होटल ग्रैंड इन का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि जांच दल ने होटल ग्रैंड इन की रसोई की जाँच की। इस दौरान आमजन का भोजन तैयार करने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही खाद्य सामग्री
आटा, मसाले, ग्रेवी, दही व रिफाइंड सोयाबीन ऑयल आदि की भी जांच की गई। जांच दल ने खाद्य सामग्री, खुला आटा, दही व रिफाइंड सोयाबीन और ऑयल का नमूना संग्रहित कर लिया। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले कनस्तर में रखे तेल और बाकी बचे तेल को सील कर प्रबंधक को काम में न लेने की हिदायत के साथ उसे सुपुर्द कर दिया गया। डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान साफ सफाई सुधारने के निर्देश दिए गए। होटल प्रबंधक के पास होटल में कार्यरत स्टाफ की चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर जांच दल ने होटल के सभी कार्यरत स्टाफ का चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए। होटल प्रबंधन को इस रिपोर्ट को अपने पास संभाल कर रखने के लिए निर्देशित किया गया। होटल प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह होटल में पेस्ट कंट्रोल निर्धारित रजिस्टर्ड फर्म में से करवाए जाएं तथा उसकी रिपोर्ट संभाल कर रखी जाए और विभाग द्वारा मंगवाए जाने पर उपलब्ध करवाएं। बताया गया कि मौके से संग्रहित किए गए नमूनों को बीकानेर की खाद्य प्रयोगशाला में भिजवाया जाएगा। इस दौरान अगर इनमें कोई कमी पाई जाती है तो होटल प्रबंधन के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में अन्य स्थानों पर भी होटल व रेस्टोरेंट वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि जिले में अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य सामग्री का बेचान किया जाता है तो उसकी सूचना चिकित्सा विभाग को आवश्यक रूप से दें। ग्रांडिन होटल के अंदर हनुमानगढ़ में हमने किचन चेक किया है, इसकी सफाई व्यवस्था वगैरह देखी, किस तरीके से कुकिंग हो रही है और वॉशिंग वगैरह किस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद हमारी पूरी टीम है, हमारे SSO यादव जी हैं, संत कुमार जी हैं, महेंद्र जी हैं, हम सब ने मिलके फूड क्वालिटी चेक की है और कुछ सैंपल कलेक्ट किए हमने, जैसे कि आटा, दही और तेल। अब ये सैंपल हम कलेक्ट करके बीकानेर फूड लैब में भिजवाएंगे तो प्रॉपर तरीके से इसकी क्वालिटी की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद में जो भी आगे कुछ कार्रवाई होगी वो देखेंगे। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।